ये आज नालंदा का लैंडमार्क है। इसका इतिहास 6th सेंचुरी BC से है, भगवान बुद्ध के समय से। क्योंकि जब बुद्ध यहाँ आए थे तो यहाँ पे 2 लोकल शिष्य उनके हुए, जिनका नाम था शारिपुत्र और महामुगलायन। राइट हैंड और लेफ्ट हैंड थे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं छोटू कुमार कुशवाहा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एडवेंचर बिहारी। आज हम हैं बोध गया मगध यूनिवर्सिटी के सामने में IHM की बिल्डिंग है, उसके अंदर हैं और इसमें एक LTF का बैच चलता है 45 दिनों के लिए। तो उसमें टूरिस्ट फैसिलिटेटर का जो काम होता है, वो क्या काम होता है, कैसे करना है, वो सिखाया जाता है इसमें। तो हम यहाँ से आज से हम लोग का है शैक्षिक भ्रमण, मतलब स्टडी टूर है आज। और हम लोग जा रहे हैं राजगीर और नालंदा के लिए। IHM की बिल्डिंग है, IHM बोध गया। गुड मॉर्निंग। अभी समय हो रहा है 11 बज रहे हैं और हम पहुंच चुके हैं नालंदा विश्वविद्यालय के पास में है, बाहर में है, गेट के पास में है। आप देख सकते हैं यहाँ से। है उसका सारांश जान लीजिए, है ना। मेरा नाम नवीन कुमार है। मैं भी आप ही की तरह स्टूडेंट रह चुका हूँ। ये मेरे गुरुजी थे, है ना। तो सबसे पहले नालंदा की धरती पे आप लोगों का स्वागत है। थैंक यू सर। ये जो आप देखने के लिए आए हैं, ये नालंदा विश्वविद्यालय का रीमेंस है। रीमेंस मतलब भग्नावशेष, खंडहर। प्राचीन काल में यह विश्व का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी था और इस विश्वविद्यालय का इतिहास 1600 साल पुरानी है। लेकिन आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एविडेंस के आधार पर इस जगह का हिस्ट्री अभी तक जो अवेलेबल हुआ है वो भगवान बुद्ध और महावीर के समय से हुआ है। यूनिवर्सिटी से पहले यहाँ मैंगो गार्डन था जो कई माइल में फैला हुआ था
और उस मैंगो गार्डन का नाम था पवारिका। पवारिका पाली शब्द है और इसका हिंदी में अर्थ होता है कि जहाँ पे लोग गलतियों को स्वीकार करते हों, कन्फेस करते हों, उसी का नाम पवारिका है। भगवान बुद्ध यहाँ आते थे, वर्षावास बिताते थे। भगवान महावीर यहाँ आते थे, चातुर्मास बिताते थे, मीटिंग करते थे। मीटिंग करने के बाद लोगों से कन्फेस कराते थे गलतियों का, ताकि आने वाले समय में वह गलती दोबारा न हो। इसलिए उस अम्रवन का नाम था पवारिका, जहाँ भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के बीच में ज्ञान देते थे, भगवान महावीर अपने शिष्यों के बीच में ज्ञान देते थे। इसलिए नालंदा को विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मत से विभिन्न प्रकार का डिफिनेशन दिए हैं। नालंदा संस्कृत लैंग्वेज है, पाली लैंग्वेज है, और यह दो शब्दों से मिलकर के बना है, और वह दो शब्द है नालम और दा। नालम का अर्थ होता है कमल, जो ज्ञान का प्रतीक है, बुद्धि का प्रतीक है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प भी कमल है, जो सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक है, घोतक है। और दा का अर्थ होता है देना, क्योंकि संस्कृत में दा धातु है जिससे शब्द बनता है ददाती, और ददाती का अर्थ होता है देना। तो ज्ञान देने की भूमि को नालंदा कहते हैं, बुद्धि देने की भूमि को नालंदा कहते हैं, या जहाँ सभ्यता और संस्कृति का ज्ञान दिया जाता था उस स्थान को नालंदा कहते हैं। संस्कृत में भी इसका डिफिनेशन है नालम ददाती तीति नालंदा। जहाँ पे ज्ञान देने का अंत न हो, जहाँ बुद्धि देने का अंत न हो, उसे नालंदा कहते हैं। प्राचीन काल में 3 प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। जैसे आज के समय में आप लोग जानते हैं कैम्ब्रिज है, ऑक्सफोर्ड है, इन प्रेजेंट टाइम फेमस यूनिवर्सिटी है ना, हार्वर्ड है। प्राचीन काल में 3 वर्ल्ड फेमस था, जिसका नाम था तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला। विश्व का सबसे पहला यूनिवर्सिटी तक्षशिला, जो पाकिस्तान के रावलपिंडी में है, और वहाँ का विद्वान चरक, जीवक, चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, पाणिनि और पतंजलि जैसे थे। भारत का सबसे पहला यूनिवर्सिटी नालंदा, और तीसरा विक्रमशिला, जो बिहार स्टेट के भागलपुर में है। अर्थात वर्तमान में 2 यूनिवर्सिटी इंडिया के बिहार में, 1 यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में। लेकिन इतिहास आप लोग पढ़ते होंगे, एंसेंट हिस्ट्री पढ़ते होंगे, तो इंडिया पाकिस्तान का नाम नहीं आता है। नाम सुने हैं? मगध का नाम आप लोग सुने होंगे। मगध एक महाजनपद था। 16 महाजनपद का वर्णन आता है अंगुत्तर निकाय में। निकाय 5 हैं, आप लोग को तो मालूम ही होगा कि निकाय 5 हैं। खुद्दक निकाय, दिग्ग निकाय, अंगुत्तर निकाय, मध्यम निकाय, है ना, सुत निकाय। जिसमें से अंगुत्तर निकाय का 16 महाजनपदों का वर्णन आता है, जिसमें मगध सबसे विशाल महाजनपद होता था, और इसका शासन गांधार तक था, जो अभी वर्तमान नाम कांधार है ना। तो तीनों यूनिवर्सिटी का वर्णन मगध में आता है। तो आप लोग एक स्लोगन सुने होंगे कि भारत सोने की चिड़िया थी या विश्व का गुरु रहा था, सुने हैं? उसमें इन तीनों यूनिवर्सिटी का क्या कंट्रीब्यूशन रहा होगा, आप लोग कल्पना कर सकते हैं। इस विश्वविद्यालय की स्थापना आज से 1600 साल पहले मगध के राजा कुमार गुप्त के द्वारा 5 सेंचुरी एडी में किया गया था। अब पूछेगा कुमार गुप्त कौन थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र कुमार गुप्त था, जिनका दूसरा नाम विक्रमादित्य भी था। चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम विक्रमादित्य था, उनका पुत्र का नाम था कुमार गुप्त, जिन्होंने 5वीं शताब्दी में इस विश्वविद्यालय की स्थापना किए। एम.एन. मिश्रा के अनुसार 427 एडी में किए। उसके बाद इसका डेवलप 7 सेंचुरी एडी में कन्नौज के राजा हर्षवर्धन किया, और सबसे ज़्यादा कॉपरेट एवं डेवलप 9 सेंचुरी में बंगाल के राजा देवपाल किए। 800 साल तक रेगुलर पढ़ाई का कार्य चला। 12वीं शताब्दी के लास्ट में तुर्क इन्वेडर बख्तियार खिलजी, नाम सुने होंगे आप लोग, उत्तर भारत में काफ़ी डैमेज किया, काफ़ी लूटपाट किया, काफ़ी नुकसान पहुंचाया उत्तर भारत में। और यह बख्तियार खिलजी मोहम्मद गोरी का गुलाम और कुतुबुद्दीन ऐबक का असिस्टेंट कमांडर था, जिसने गुलाम वंश का स्थापना दिल्ली में की है। पृथ्वीराज चौहान से जब द्वितीय तराइन का युद्ध हुआ, पृथ्वीराज चौहान की जब पराजय हुई, तो उन्होंने उत्तर भारत को खूब लूटा, सभ्यता संस्कृति को डैमेज किया, और नालंदा विश्वविद्यालय में भी आक्रमण किया। यहाँ भी बहुत सारे विद्यार्थी एवं टीचर मारे गए। शेष विद्यार्थी टीचर भय से अपने अपने गाँव और अपने अपने देश चले गए। उसके बाद इसको डिस्ट्रॉय किया गया और आग लगा दिया गया, जो आग मीनहाज हिस्टोरियन के अनुसार, मीनहाज हिस्टोरियन का एक ग्रंथ है, किताब है, जिसका नाम है तहक़ीक़ात नासरी। तहक़ीक़ात नासरी में नालंदा विश्वविद्यालय 6 महीने तक कंटिन्यू जलने का वर्णन बताया गया है। अर्थात 6 महीने तक कंटिन्यू यह विश्वविद्यालय जलता रहा था। उसके बाद नालंदा स्लोली नेचुरल क्लाइमेट के कारण पूरी मिट्टी के नीचे दब गया। 700 साल मिट्टी के नीचे दबा रहा। कह सकते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय के हिस्ट्री सदा के लिए समाप्त हो गया।
कहते हैं, आप लोग ये भी कहते हैं, जहाँ पे पूरा अंधेरा रहता है वहाँ पे एक चिंगारी अंधेरे को चीरने के लिए काफ़ी होती है। तो इस विश्वविद्यालय के इतिहास की जानकारी चाइनीज़ ट्रेवलर ह्वेनसांग की डायरी में पाया गया। ह्वेनसांग 7वीं सेंचुरी में यहाँ के छात्र थे, बाद में टीचर्स हुए। उस समय यहाँ के राजा हर्षवर्धन थे। उन्होंने एक डायरी लिखा था जिस डायरी का नाम सीयू ची था, और उस डायरी को यूरोपियन आर्कोलॉजिस्ट हैमिल्टन बुकानन के द्वारा ट्रांसलेट किया गया। तो पाया गया कि नालंदा लगभग 10 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा था। यहाँ पे लगभग 10,000 विद्यार्थी और 1500 टीचर थे। 7 विद्यार्थी पे एक टीचर का रेशियो था। 3 बड़े लाइब्रेरी था जिसका नाम था रत्नदधि, रत्न सागर और रत्नरंजक, जिसमें रत्न सागर लाइब्रेरी 9 फ्लोर का था। कल्पना कीजिए कि उस समय नालंदा कितना डेवलप रहा होगा, क्योंकि ये किंवदंती नहीं है, ये ऑन रिटेन है, और पूरा वर्ल्ड में ऑन रिटेन 3rd फ्लोर 4th फ्लोर का वर्णन नहीं आता है। और मगध के नालंदा में 9 फ्लोर का बिल्डिंग था। कई मिलियन किताबें था जो में भी 6 महीने तक रेगुलर जलते रहे होंगे। उस समय कागज़ भी नहीं था, उस समय कागज़ भी नहीं था ना, दैट टाइम नॉट इन्वेंटेड पेपर। सभी किताबें भोजपत्र और ताम्रपत्र का होता था। नालंदा में फ्री एजुकेशन था और इसका कॉर्पोरेट मगध के राजा करते थे। लगभग 200 विलेज का इनकम टैक्स कलेक्ट करके यहाँ दान दे देते थे, लेकिन एडमिशन बहुत टफ था। कल्पना करेंगे कि आप लोग उस समय आते तो आपकी एडमिशन पॉसिबल होती या नहीं। आज तो IITTM की मदद से आप लोग को 40 रुपये में एंट्री मिल गया ना। नालंदा विश्वविद्यालय 4 मुख्य द्वार था इसका, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। जहाँ पे द्वारपाल होते थे वो इतने स्कॉलर होते थे कि उनको द्वार पंडित कहा जाता था। द्वार पंडित के रूप में जो कुछ लोगों का नाम आया है उनका नाम है नरोपा, तिलोपा, रत्न संभवा, ऐसे स्कॉलर का नाम आता है। बताया जाता है कि जो भी विद्यार्थी यहाँ एडमिशन के लिए आते थे उनके साथ ओरल इंटरव्यू होता था, मौखिक परीक्षा होती थी। लगभग जो प्रश्नों का उत्तर देते थे वो पास होते थे, जो नहीं देते थे वो फेल हो जाते थे। और बताया जाता है कि लगभग 20% विद्यार्थी यहाँ पास होते थे, 80% विद्यार्थी द्वार पर से लौट जाते थे। तो कल्पना कर सकते हैं कि जिस विश्वविद्यालय का द्वारपाल ही इतना स्कॉलर हो, उस विश्वविद्यालय के टीचर कितने स्कॉलर रहे होंगे। तो यहाँ का फेमस स्कॉलर फर्स्ट रूप में नागार्जुना नालंदा विश्वविद्यालय के पहला चांसलर थे और उन्होंने शून्यवाद सिद्धांत दिया। शून्यवाद आप लोग नाम सुने होंगे या नहीं सुनेंगे, आई डोंट नो। शून्यवाद और विज्ञानवाद महायान का 2 फिलॉसफी है। नालंदा विश्वविद्यालय में जो विषय पढ़ाया जाता था वह विषय था धर्मशास्त्र, तर्कशास्त्र, खगोल शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, विज्ञान शास्त्र, दर्शन शास्त्र एवं ज्योतिष शास्त्र। और सारे विषय की पढ़ाई संस्कृत और पाली में होता था, जो उस समय का लोकल लैंग्वेज था। ह्वेनसांग की डायरी के आधार पर इस विश्वविद्यालय का खोज अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा 1861 ईस्वी में किया गया, जिनको भारतीय पुरातत्व के पिता भी कहते हैं। और उसी समय आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना भी किया गया। लेकिन इसका जो खुदाई स्टार्ट हुआ वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से पहले हुआ। नाम तो सुने ही होंगे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का। उसका खुदाई 1921-22 में हुआ है राखलदास बनर्जी के द्वारा, है ना, दयाराम साहनी के द्वारा। इसका खुदाई ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट के द्वारा 1915 से स्टार्ट हुआ, जो कंटिन्यू 1937 तक चला। 22 वर्षों तक इसका खुदाई 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा में किया गया। ओनली 10% में 90% के ऊपर आज भी गांव बसा हुआ है। एग्जाम्पल के रूप में आप उधर भी देख सकते हैं, इधर भी देख सकते हैं, गांव बसा हुआ है। खुदाई हुआ तो नालंदा विश्वविद्यालय 2 लाइन में मिला। एक लाइन में विद्यार्थी एवं टीचर को रहने और पढ़ने का, दूसरी लाइन में पूजा करने का। मेन गेट इसका नहीं मिला है, लाइब्रेरी अभी तक नहीं मिली है। यहाँ से जो खुदाई में सामान मिला है वो विभिन्न धर्मों से रिलेटेड कलेक्ट किया गया है। ज़्यादा बुद्धिज़्म और हिंदुज़म से कलेक्ट किया गया है। बुद्धिज़्म से जो मूर्तियाँ मिला है वो तंत्र यान से रिलेटेड मिला है, जिसमें से अवलोकितेश्वर, मंजूश्री, तारा, प्रज्ञापारमिता, मारीची, जंभल, ETC। और हिंदुज़म से जो मिला है वो विष्णु, शिवा, पार्वती, महिषासुरमर्दनी, गणेशा, सूर्या, ये सब आपको नालंदा के म्यूजियम में देखने को आसानी से मिल जाएगा। नालंदा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। पूरे बिहार स्टेट में 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, है ना। सबसे पहला वर्ल्ड हेरिटेज साइट बोध गया महाबोधि टेम्पल, जिसकी घोषणा कब हुआ है 2002 में। और दूसरा है नालंदा, इसकी घोषणा 15 जुलाई 2016 को किया गया है। यहाँ पे आप लोग 30% मेंटेन देखेंगे, 70% उसी समय का देखेंगे। ये मेरा वर्क एक्सपीरियंस है, आप लोग को भी काम करते करते वर्क एक्सपीरियंस हो जाएगा।
तो यहाँ 30% आप लोग मेंटेन देखेंगे। प्राचीन काल में सीमेंट भी नहीं था, तो दीवारों का निर्माण चूना, सुरकी, उड़द का दाल, मिट्टी, गन्ने का जूस और बेल के जूस से होता था, जो आज खाने और पीने को नहीं मिलता है। प्राचीन काल में नालंदा की दीवारों में यूज़ होता था, तो सोच सकते हैं मगध उस समय कितना समृद्धशाली भी रहा होगा। तो चलिए नालंदा देखने के लिए। मैंने आपको इन्फॉर्मेशन शेयर किया कि 30% मेंटेन देखेंगे, 70% ओरिजिनल देखेंगे, यही इन्फॉर्मेशन शेयर किया ना। तो आप लोग जहाँ भी दीवालों में 2 ईंटों के बीच में सीमेंट देखेंगे वो रिस्टोरेशन किया हुआ है, ASI के द्वारा मेंटेन किया हुआ है, विदाउट सीमेंट, विदाउट मटेरियल, एज इट इज़ है ना। ये साइड की दीवार देख रहे हैं, ये रिस्टोरेशन वर्क है। चूँकि देखिए ये साइड दीवालों में 2 ईंटों के बीच में मटेरियल है, देख रहे हैं ना। लेकिन ये साइड की दीवार देख रहे हैं ओरिजिनल है, कहीं भी मटेरियल दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं भी गैपिंग नहीं है। मैंने जब डिपार्टमेंट रिस्टोरेशन वर्क करता है तो एक डेट दे देता है, जहाँ भी ASI मेंटेन करेगा, जिस डेट में करेगा वो एक डेट देगा ईंटों में। तो यहाँ आप देखिए वहाँ पर एक डेट लिखा हुआ है, ASI 1960-61 है ना, लिखा हुआ 60-61 में इस दीवार का रिस्टोरेशन वर्क किया गया है। मैंने आपको इन्फॉर्मेशन शेयर किया कि नालंदा का मेन गेट नहीं मिला है, आई टोल्ड यू। तो टूरिस्ट को विजिट करने के लिए इंडियन आर्कोलॉजिस्ट के द्वारा सॉलिड दीवार काट करके एक नया रास्ता बनाया है, जो दीवार की चौड़ाई 10 फुट से ऊपर पाया गया है। ये दीवार नहीं, वहाँ पर जो दीवार है काट करके रास्ता बनाया है, जो दीवार की चौड़ाई 10 फुट से ऊपर पाया गया है। दीवार को काटा गया तो ऊपर में सीमेंट का स्लैब डाला गया है। यूनिवर्सिटी के नाम से वर्ल्ड फेमस नहीं था, इसका प्राचीन नाम था नालंदा महाविहार। महाविहार उसको कहते हैं जहाँ पे विहारों की संख्या सर्वाधिक हो। वट विहार किसे कहते हैं? कि जहाँ पर लोग समूह में, ग्रुप में एक साथ रहकर पठन पाठन का कार्य करते हो, भ्रमण करते हो, उसी को विहार कहते हैं। यह विहार इस्लाम शासक में बिहार हुआ, और जब 1912 में नया राज्य का गठन हुआ तो ये बिहार हुआ, और बिहार में रहने वाले लोग बिहारी हो गए, है ना। तो ह्वेन सांग ने अपने डायरी में 108 विहार के बारे में लिखे थे। 108 होली नंबर है, चाहे वो हिंदुज़म का हो, बुद्धिज़्म का हो या जैनिज़्म का हो। 108 नंबर होली नंबर है। जो 1 किलोमीटर के एरिया में खुदाई हुआ तो 11 मिला, 97 मिट्टी के नीचे दबा हुआ है। ये एक विहार है जिसके चारों तरफ रूम है। एक विद्यार्थी के लिए एक रूम होता था। तो जस्ट टू अमेजिंग आई वाज टेलिंग यू अबाउट 10,000 स्टूडेंट्स, 1,500 टीचर्स, तो मे बी 500 सपोर्टिंग स्टाफ फॉर मैनेजमेंट, अबाउट 12,000 पीपुल, 12,000 रूम स्प्रेड इन 10 किलोमीटर। इंडियन आर्कोलॉजिस्ट के आधार पर यह रूम 1600 साल पुराने हैं, जिसके दरवाजे बंद पड़े हैं। देख रहे हैं दरवाजा बंद है ना। इसका मेन कारण है, जब दूसरे राजा का शासन आता था, डायनेस्टी चेंज हो जाते थे, रूलर चेंज हो जाता था और कंस्ट्रक्शंस उस समय डैमेज होता था, तो रिपेयरिंग सिस्टम नहीं था। दूसरे राजा रूफ को ब्रोकन कर प्रीवियस लेवल को फिलअप करके दरवाज़ा बंद कर देते थे। ये दीवार का थिकनेस है, इसको फर्दर फाउंडेशन मान के इसके ऊपर नया कंस्ट्रक्शंस कर देते थे। तो वहाँ देखिए दीवार का कंस्ट्रक्शन ऊपर से नीचे तक देखिएगा तो 3 लेवल का है, 3 डायनेस्टी की दीवारें हैं, है ना। तो लोअर 5th सेंचुरी, नाउ वी आर ऑन 7th सेंचुरी एंड अपर इज 9th सेंचुरी। अर्थात लोअर इज गुप्ता डायनेस्टी, नाउ वी आर ऑन हर्षा डायनेस्टी एंड टॉप ऑन पाला डायनेस्टी। तो कह सकते हैं कि प्राचीन काल में नालंदा की बिल्डिंगें मल्टी स्टोरेज भी होते थे। देख रहे हैं ओरिजिनल दीवार है, दोनों साइड की ओरिजिनल दीवार है, सिर्फ इधर की ही नहीं, दोनों साइड की है। और इस दीवार में आप देखिए ब्रिक्स की साइज, ये 1 ब्रिक्स है, देख रहे हैं, एक ही ब्रिक्स है ना कि 2 है। 15 से 18 इंच लंबा है, 10 से 12 इंच चौड़ा है और 2 से 3 इंच मोटा है। C14 के आधार पर यह दीवार 1300 साल पुराने हैं। C14 तो आप लोग जानते ही होंगे।
जिससे वास्तविक एज का निर्धारण किया जाता है, कार्बन डेटिंग। सी हियर, यहाँ पे देख रहे हैं ब्लैक ब्रिक्स। यस सर। आपको जहाँ भी ब्लैक ब्रिक्स दिखाई दे रहा है अबाउट 60 ईयर्स ओल्ड है, देख रहे हैं ना, जला हुआ नहीं है, वो 60 साल पुराने ईंटें हैं। इसको पेंट करके साबित किया गया कि 60 साल। नया ब्रिक्स 60 साल पुराने हैं, पुराने ब्रिक्स देख रहे हैं एज इट इज है। न्यू ब्रिक्स बारिश के कारण इफेक्टेड हो गया, इस पे फंगस आ गया है, काई लग गया है, लगता है ना काई, काई लग गया है। लेकिन पुराना ईंट देख लीजिए कहीं भी, देख रहे हैं। तो कौन अच्छा है, किसकी क्वालिटी अच्छी है, नई या पुरानी? कैंपस में प्रवेश कर चुके हैं, है ना। और मैं बताया था कि नालंदा पूरे मिट्टी के नीचे दबा हुआ था, बताए थे। ये मड हिल सा दिखाई देता था। तो खुदाई से पहले दिखाई कैसा देता होगा, क्वेश्चन है ना। तो वहाँ देखिए मिट्टी का टीला दिखाई दे रहा है। यस सर। मिट्टी का टीला, या आप पीछे भी देख सकते हैं मिट्टी का टीला। इसको खुदाई में समय लगा। फर्स्ट फेज में खुदाई हुआ तो 2 लाइन में मिला, मैं बताया था। एक लाइन में विद्यार्थी एवं टीचर को रहने और पढ़ने का, दूसरे लाइन में पूजा करने का, यही बताया था ना। ये पूरा लाइन रहने और पढ़ने का लाइन हो गया, देख रहे हैं। और वो पूरा लाइन पूजा करने का लाइन हो गया। ये 2 लाइन है, वो नालंदा का मेन पार्ट है। वेबसाइट खोलेंगे या हिस्ट्री बुक्स पढ़ेंगे तो आपको वही फोटो आएगा, उसका एक्सप्लेन वहाँ पे चल के करेंगे। आज वह वर्ल्ड फेमस है और लैंडमार्क है। क्यों है, एक्सप्लेन वहीं पे चल के करेंगे। उस देख रहे हैं प्लेटफॉर्म बना हुआ, ये सभी जो प्लेटफॉर्म देख रहे हैं ये मेडिटेशन करने की जगह है। चूँकि मेडिटेशन करने से माइंड कॉन्सेंट्रेट होता है और ज्ञान की प्राप्ति होती है। और इतिहास बताता है कि प्राचीन काल में जितने भी सोशल रिफॉर्मर थे, जितने भी स्कॉलर थे, सभी को ज्ञान की प्राप्ति मेडिटेशन के बाद हुआ है। चाहे भगवान बुद्ध हो, महावीर हो, जैमिनी हो, कपिल हो, पतंजलि हो, रामकृष्ण परमहंस हो, विवेकानंद हो या मोहम्मद पैगंबर हो, है ना। तो चलते हैं अभी मोनेस्ट्रीज को देखने के लिए। जिस मोनेस्ट्रीज को विजिट करने के लिए जा रहे हैं उस मोनेस्ट्रीज का निर्माण सुमात्रा के राजा किया था। जो जावा सुमात्रा इंडोनेशिया का आइलैंड है, जहाँ पे बहुत सारे थिंग्स देखेंगे। उसके बाद इस पार्ट को देखेंगे। एक मोनेस्ट्रीज का मेन गेट हो गया, एक मोनेस्ट्रीज का मेन गेट है। उधर देखिए स्टोन्स है, देख रहे हैं स्टोन्स। वो सिंपल स्टोन नहीं है, कॉस्टली स्टोन है जिसका नाम है ग्रेनाइट। और ग्रेनाइट का पहाड़ आपको बिहार में ही है। दुर्भाग्य है बिहार टूरिज्म का कि उसका नाम वर्ल्ड फेमस नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो है बड़ावर की पहाड़ी आप लोग नाम सुने होंगे, टोटल ग्रेनाइट पहाड़ का है, ग्रेनाइट का ही पहाड़ है। और उसमें गुफाएं हैं जो अजंता एलोरा से भी काफ़ी प्राचीन है। अजंता एलोरा से 800 साल प्राचीन गुफा है जो वर्ल्ड फेमस नहीं है, चूँकि वो मौर्य डायनेस्टी में बना है और अजंता एलोरा की गुप्ता डायनेस्टी का है ना। तो बिहार के टूरिज्म का दुर्भाग्य है कि वो वर्ल्ड फेमस नहीं है, वहाँ टूरिस्ट बहुत कम जाते हैं। आशा रखते हैं आप लोग उसको प्रचार प्रसार करने में बिहार टूरिज्म को मदद करें। गेट के पास है नालंदा मूर्ति पूजा का भी एविडेंस प्राप्त हुआ है। जैसा मैंने कुछ मूर्तियों का नाम भी बतलाया। दोनों साइड जो अलमीरा देख रहे हैं, दोनों में बुद्ध की मूर्ति था, मिट्टी का बना हुआ। खुदाई के बाद डैमेज हुआ, बाद में विजिटर के द्वारा डिमोलिश किया गया। ये साइड पूरी तरह से गौन है, ये साइड पॉसिबल है नहीं, इसलिए अलमीरा के अंदर में ईंट के आसन देखने को मिलता है। मैं बताया था नालंदा लगभग 6 महीने तक कंटिन्यू जलता रहा था, बताया था। इस दीवार को देखिए, इस दीवार को देख करके सोचिए कि नालंदा विश्वविद्यालय में कितना हाई टेम्परेचर रहा होगा। जो ब्रिक्स मेल्ट हो चुके हैं, जैसे कैंडल को जलाने के बाद कैंडल मेल्ट होता है, उसी तरह से हाई टेम्परेचर के कारण ब्रिक्स मेल्ट हो चुके हैं। जी जला था नहीं, जलाया। के राजा बालपुत्र के द्वारा बनाया गया था, है ना। इसके चारों तरफ रूम हैं, एक एक विद्यार्थी के लिए एक एक रूम से होता था।
और बताया जाता है सभी रूम एयर कंडीशन था, एसी। अब सोचिए कि उस समय का माइंड कितना फॉरवर्ड रहा होगा। इसका मेन कारण था मोटे मोटे दीवार, गर्मी के दिनों में ठंडा और ठंडा के दिनों में नेचुरल एयर कंडीशन होता था। ये जो ड्रेनेज देख रहे हैं ये न्यूली कंस्ट्रक्शंस है, रेन वाटर के लिए बनाया गया है ना। इधर सीढ़ी देख रहे हैं, दक्षिण पश्चिम कोने पे सीढ़ी पाया गया है, जिससे प्रमाणित होता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की बिल्डिंग मल्टी स्टोरेज भी होते थे। हाँ, रिपेयरिंग है। आप लोग कमरे की साइज को देख सकते हैं, एक विद्यार्थी के इनफ है या कम है, या आप लोग अपना अपना यह लेक्चर हॉल है। ये पूर्णतः ओपन होता था, जहाँ पे विद्यार्थी बैठते थे। ये प्लेटफॉर्म देख रहे हैं, ये टीचर बैठने की जगह हो गया। ठीक है, ये स्टोन्स देख रहे हैं, ये भी ग्रेनाइट है। मोस्टली ग्रेनाइट पत्थर का यूज़ किया गया है नालंदा में। ये पिलर होता था जिसके ऊपर छतें होती थी। छत का एविडेंस ऊपर से 3 इंच नीचे आप देख लीजिए कंक्रीट का है, जो आज तक इफेक्टेड नहीं हुआ है, फंगस नहीं आया है। ऊपर से 3 इंच नीचे वहाँ पे देख लें। तो जहाँ टीचर्स बैठते थे उनके ऊपर छत होता था, जहाँ स्टूडेंट्स बैठते थे ओपन था। पढ़ाई का समय सीमा नहीं था, आफ्टर सनराइज बिफोर सनसेट कंटिन्यू। और इस बीच में विद्यार्थी एवं टीचर को भूख लगा या प्यास लगा तो कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं। सारा फैसिलिटी इसी मोनेस्ट्रीज के अंदर में उपलब्ध होता था। और यह फैसिलिटी कौन प्रोवाइड करता था? मगध के राजा, 200 विलेज का इनकम टैक्स। तो नालंदा गुरुकुल के नाम से वर्ल्ड फेमस था। उस समय राइटिंग सिस्टम भी फेमस नहीं था ना, क्योंकि यहाँ श्यामपट भी नहीं मिला है, ब्लैक बोर्ड नहीं मिला है। तो पढ़ाई कैसे करते थे? श्रुति के माध्यम से। अर्थात कह सकते हैं कि नालंदा में प्रैक्टिकल नॉलेज था, थ्योरी नहीं थी। और आज के समय में थ्योरी है, प्रैक्टिकल नथिंग है। यही है ना। नालंदा गुरुकुल के नाम से वर्ल्ड फेमस था। तो जो भी गुरुकुल में रहते थे, विद्यार्थी का रूल्स होता था, जो फॉलो किए फेमस हुए, वर्ल्ड फेमस हुए। और वह रूल्स आप लोग नाम सुने होंगे, संस्कृत में एक श्लोक के रूप में है, काग चेष्टा बको ध्यानम अल्पहारी तथैव च श्वान निंद्रा गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। समझ में आया? या हिंदी में रूपांतरण कर दें? काग मीन्स होता है कौआ। कौआ अपना घोंसला ब्रह्म मुहूर्त से 1.5 या 2 घंटे पहले छोड़ करके भोजन की चेष्टा में निकल देता है। विद्यार्थियों को ब्रह्म मुहूर्त में बिस्तर छोड़ करके पढ़ाई की चेष्टा में लग जाना चाहिए। बगुले की तरह ध्यान होना चाहिए। बगुला अपना पूरा माइंड कॉन्सेंट्रेट नदी के किनारे मछली पे लगा देता है। विद्यार्थियों का पूरा माइंड कॉन्सेंट्रेट किताबों पर होना चाहिए। किताब नदी हो गया और किताब में लिखे हुए शब्द मछली हो गए। अल्पाहारी, कम खाना चाहिए। क्यों कम खाना चाहिए? आलस न हो। आलसी मनुष्य नाम शरीरस्थो महानिपुण आस्पुद्यम समोबंधु कृत्वा किम बंधते, है ना। कुत्ते की तरह सोना चाहिए। स्वान मीन्स कुत्ता। कुत्ते की तरह सोना चाहिए और घर से दूर होना चाहिए। जो भी फॉलो किए फेमस हुए और वर्ल्ड फेमस हुए। तो ये प्राचीन काल के विद्यार्थी के 5 नियम थे। बारिश का पानी कहाँ जाता है यह पता नहीं है, तो कह सकते हैं कि उस समय यहाँ वाटर हार्वेस्टिंग की फैसिलिटी भी रही होगी। अर्थात प्राचीन काल में लोग वाटर को प्रिजर्व करते थे। आज स्लोगन बन गया है प्रिजर्व वाटर, प्रिजर्व वाटर। कितने करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं, फिर भी वाटर लेवल 300 फुट नीचे चला गया है। संदेहास्पद है ना। तो थी और रही में यही अंतर है। ये देख रहे हैं 2 रूम्स। ये प्राप्त एविडेंस के आधार पर इसको स्टोर रूम के रूप में आइडेंटिफाई किया गया है। क्योंकि यहाँ से खुदाई किया गया तो जला हुआ चावल मिला है एवं जार मिले हैं।
जार की ऊंचाई अबाउट 6 फुट है, जो नालंदा के म्यूजियम में रखा हुआ है। दोनों मिलने से प्रमाणित हुआ स्टोर रूम था और जले हुए चावल से प्रमाणित हुआ कि यहाँ आग लगी थी। प्राचीन काल का ये छत का कंस्ट्रक्शन है, विदाउट सीमेंट है। में कुआं मिला है और ज़्यादा कुआं उत्तर पश्चिम कोने पे है। तो जो नालंदा विश्वविद्यालय का कंस्ट्रक्शंस आप लोग देख रहे हैं वो ईस्ट से वेस्ट है। जितना भी मेन गेट ओपन हुआ है लगभग वेस्ट की तरफ हुआ है। और इस मोनेस्ट्रीज में साउथ वेस्ट पे आपने सीढ़ी देखा, नॉर्थ ईस्ट पे ड्रेनेज और नॉर्थ वेस्ट पे वेल देख रहे हैं। इससे यहाँ ये भी टेम्पल था, अंदर में वेदी बना हुआ है जहाँ बुद्ध की मूर्तियाँ थी। ये मंदिर फुल डार्क था, इसमें लाइट के लिए विंडो नहीं, वेंटिलेशन नहीं, ये मंदिर फुल डार्क होता था। इस मंदिर को लाइटेड करने के लिए आज से 1600 साल पहले 2 पत्थर का यूज़ किया। एक पत्थर इधर है, दूसरा पत्थर वो साइड है, दोनों साइड देख रहे हैं। इसमें 3 होल्स हैं, उधर भी 3 होल्स हैं, जिस पे कॉपर के प्लेट से लगे होते थे। जब सूरज की रोशनी या चंद्रमा की रोशनी जब इस पत्थर पे डायरेक्ट आकर के पड़ता था तो कॉपर के प्लेट से रिफ्लेक्ट होकर के मंदिर में जाता था। तो सोचिए कि उस समय का माइंड कितना फॉरवर्ड रहा होगा, उस समय की टेक्नोलॉजी कितनी डेवलप रही होगी। ये पत्थर आज भी स्पार्कल कर रहा है, चूँकि सनलाइट इस पे पड़ रहा है ना, ये पत्थर आज भी स्पार्कल कर रहा है। देखिएगा, चढ़ करके देख सकते हैं तो आज भी ये, या यहाँ से देखिए तो स्पार्कल करता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, आइए। पानी पीने के लिए यूज होता होगा, काफी गहरा है, पानी है इसमें। और ये बताते हैं स्टोर रूम है, देखते हैं कैसा है। फोटो आएगा, बुक्स पढ़ेंगे तो ये फोटो आएगा। ये आज नालंदा का लैंडमार्क है। इसका इतिहास 6th सेंचुरी BC से है, भगवान बुद्ध के समय से। क्योंकि जब बुद्ध यहाँ आए थे तो यहाँ पे 2 लोकल शिष्य उनके हुए, जिनका नाम था शारिपुत्र और महामुगलायन। राइट हैंड और लेफ्ट हैंड थे, 1 नंबर का एस्ट्रोनॉमर थे, ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता थे। महामुगलायन की मृत्यु मध्य प्रदेश के सांची में हुआ, जो सांची स्तूप के नाम से आज वर्ल्ड फेमस है। ये शारिपुत्र स्तूप के नाम से फेमस है। जब शारिपुत्र का मृत्यु हुआ तो विलेजर के द्वारा उनके डेड बॉडी को जलाया गया, जलाते हैं ना। जलाने के बाद राइट हैंड थे, इसलिए उनके रैलिक्स को कलेक्ट करके लाया और जहाँ पे जन्म और मृत्यु हुआ था उसी जगह रख कर के स्तूप का निर्माण किया गया। तो कह सकते हैं कि यहाँ प्राचीन काल में शारिपुत्र का घर भी रहा होगा। रैलिक्स को यहाँ लाया, जमीन के ऊपर रख करके एक स्तूप का निर्माण कर दिया गया। उसके बाद सम्राट अशोक के द्वारा कलिंग युद्ध के बाद, क्योंकि कलिंग युद्ध के बाद ही सम्राट अशोक ने धर्म की दीक्षा लिए थे मोखलीपुत्र से, जिनका दूसरा नाम भिक्षुगुप्त भी था, जिन्होंने तृतीय बहुसंगति की अध्यक्षता पाटलिपुत्र में की। इरेक्टेड किए, बुद्धिज्म का प्रचार एवं प्रसार किए। उसके बाद अन्य राजाओं के द्वारा, इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा इसका निर्माण 7 राजा किया है। जब खुदाई किया गया तो 3 राजाओं का एविडेंस प्राप्त हुआ है, शेष जमीन के नीचे आज भी दबा हुआ है। 3 राजाओं का जो एविडेंस प्राप्त हुआ है वो 3 सीढ़ी के रूप में आया है, जिसमें सबसे नीचे का सीढ़ी 5वीं शताब्दी का, 7वीं और 9वीं का है। ये जो ऊपर वाला देख रहे हैं ये 9वीं का है, उसके जस्ट सटे 2 सीढ़ी और देखेंगे आप लोग। 5वीं शताब्दी का डेकोरेट है, अष्टकों का बना हुआ बुद्ध की मूर्ति हैं, विभिन्न मुद्राओं में है। ये बौद्ध धर्म का होली प्लेस है।
जैसे हिंदू धर्म का होली प्लेस केदारनाथ, बद्रीनाथ, अयोध्या, मथुरा है, इस तरह के बौद्ध धर्म का होली प्लेस राजगीर, नालंदा, बोधगया, लुम्बिनी, श्रावस्ती, कपिलवस्तु है। ये बौद्ध धर्म का है। इसलिए ये जो बड़ा सा कंस्ट्रक्शंस देख रहे हैं, ये इसके सेंटर पॉइंट, इसके चारों तरफ छोटे छोटे स्तूप से हैं। छोटे छोटे ईंट का कंस्ट्रक्शंस का स्तूप से है। इधर भी देख रहे होंगे स्तूप से है, या आप जहाँ खड़ा हैं यहाँ भी होगा मे बी। ये सभी मनौती स्तूप के नाम से आज जाना जाता है। मनौती स्तूप, बोधगया में भी आपको मनौती स्तूप ही है टोटल। अब आप लोग यहाँ दो प्रकार के स्तूप देख रहे हैं। एक शारीरिक स्तूपा देख रहे हैं, सारीपुत्र के रेलिक्स के ऊपर बना हुआ, अस्थि के ऊपर बना हुआ शारीरिक स्तूपा हुआ। दूसरा आप मनौती स्तूप देख रहे हैं। तब क्वेश्चन आप लोग को ये उठ रहा है कि स्तूप होते हैं कितने प्रकार के? तो टोटल स्तूप 4 प्रकार के होते हैं। शारीरिक स्तूपा, मनौती स्तूपा, उद्देशिक स्तूपा और पारभौगिक स्तूपा। पारभौगिक स्तूपा आपको केसरिया में देखने को मिलेगा, है ना, और उद्देशिक स्तूपा आपको सारनाथ में देखने को मिलेगा, लौरिया नंदनगढ़ में देखने को मिलेगा। उद्देशिक, नॉट उपदेशिक, उद्देश्य के लिए बनाया गया। वो पारभौगिक स्तूपा है, भगवान बुद्ध के कटोरे के ऊपर बना हुआ है। जो भगवान बुद्ध जिस सामानों का यूज किए उसके ऊपर जो बना हुआ है वो पारभौगिक है। ठीक है, यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन आप लोग को? कोई शारीरिक स्तूपा को सारी रैलिक से ऊपर, अस्थि के ऊपर बना हुआ है। जैसे भगवान बुद्ध के भी रैलिक्स को 8 भागों में बांटा गया। शारीरिक स्तूपा हो गया, रैलिक स्तूपा, मनौती स्तूपा जिसको बोटी स्तूपा भी कहते हैं, है ना। विद्यार्थी या टीचर पढ़ने या पढ़ाने के लिए आए, मन्नत मांगे। उद्देशिक स्तूपा किसी उद्देश्य के पर्पज से बनाया गया हो। और पारभौगिक स्तूपा जो भगवान बुद्ध के यूज किए हुए मटेरियल के ऊपर बना हुआ। जैसे आप सुने होंगे कि कहीं पे कटोरे पे बना है केसरिया में, कहीं पे दांत पे बना हुआ है, कहीं पे बाल पे बना हुआ है। ठीक है, सारनाथ में 2 स्तूपा सर, एक धम्मिक स्तूपा एक है, एक धम्मिक है उद्देशिक स्तूपा, और एक और चौखट। वो हम लोग वापसी में आ चुके हैं और जा रहे हैं खाना खाने के लिए। खाना खाने के बाद अब निकलेंगे हम अगले स्पॉट के लिए। तो मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में।